नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ जुड़े हुए लाइव फेसबुक पर सभी फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में एक कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में हम सबके सामने आई है और हम लोगों ने बहुत ही डट के मुकाबला इसका किया है। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि इस संकट के समय में बहुत संयम के साथ बरेली वासियों ने काम किया है और काफ़ी अच्छा काम जो है वो लगातार कर भी रहे हैं। दोस्तों, कल से हमारा शहर अनलॉक हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर हैं कि क्या हम शहर को दोबारा लॉक होते हुए देखना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि शहर अनलॉक ही रहे और हमारे शहर में कम से कम कोरोना के केस रहें या कोरोना ख़त्म ही हो जाए। ऐसे में हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं, क्योंकि अगर इतने दिन से जब वीकेंड कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू ख़त्म होगा तो ऐसा ना हो कि हमें मार्केट में एक ज़बरदस्ती की दौड़ लगानी हो, क्योंकि हम शायद घर में बैठे हुए हैं, बहुत दूर तक मार्केटों में जा नहीं पा रहे थे, तो हम ये सोचे कि नहीं, हम अभी तत्काल, चाहे हमें कोई काम है या नहीं, लेकिन हम मार्केट ज़रूर जाएंगे, हर दुकान ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, इन चीज़ों से अभी बचना है। सबसे पहली कोशिश हमें जो करनी है वो ये करनी है कि क्या हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, क्या हमारे परिवार वैक्सीनेटेड हो गए हैं, क्या हमारे दोस्त वैक्सीनेटेड हो गए हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं। मेरा आपसे एक आग्रह है कि जितने भी आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके रिलेटिव जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे आप सीधा सीधा ये पूछिए कि क्या आप वैक्सीनेटेड हैं। अगर वो आपको अपना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दें तभी आप उनसे मिलें, तभी आप उनके घर जाएं। हालांकि बहुत मुश्किल काम है। लोग ये कहेंगे कि अच्छा था, अब हमारी दोस्ती इसी बात की रह गई कि वैक्सीनेशन का प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हमें शहर से इस कोरोना को भगाना है तो ये प्रमाण हमें लेने पड़ेंगे। अगर आपकी सही दोस्ती है, सही रिश्तेदारी है, तो प्रमाण देने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से, जो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उन सबसे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करने आएंगे, कल से कुछ छूट मिल रही है, कुछ लोग काम करने आएंगे तो अपने ही गेट पर, चाहे अपने एचआर को या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अपने घर पर बिठाना पड़े, उसको गेट पर बिठाना पड़े तो उसको गेट पर बिठाइए, जो हर व्यक्ति की ये चेक करे कि इसको वैक्सीनेट इसने करा लिया है या नहीं करा लिया है। दुकान वाले भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके दुकान में जितने लोग काम करते हैं, ये कन्फर्म करिए कि उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है कि नहीं, तभी उनको आप अलाउ करिए काम करने के लिए। अगर आप ये काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। आप लोग अखबार भी पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी लगातार चल रहा है कि वैक्सीनेशन में ख़ासतौर से जो हमारे 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उस आंकड़े पर हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। 40% अगर हमारा टारगेट है तो उसके 40% के आसपास हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो पा रहा है। युवाओं में कल ज़रूर पहली बार 95% से ऊपर टारगेट हुआ है, लेकिन उससे पहले वो भी बहुत कम हो रहा था। बहुत सारे स्लॉट खाली जा रहे थे, हमने स्लॉट बुक कर रखे हैं, लेकिन हम जा ही नहीं रहे वैक्सीन कराने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए जा नहीं रहे। दोस्तों, मेरा आपको इतना विनम्र आग्रह है कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जो दुकानदार भाई हैं, जब आपके यहाँ कस्टमर आएँ, जो भी ग्राहक आते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई साहब बताइए, आपने वैक्सीन लगवा ली? अगर लगवा ली तो ज़रा दिखाइए, मोबाइल में सर्टिफिकेट है। अगर उसके पास हो तो एक गुड गेस्चर के नाते अगर आप उसे एक छोटी सी चॉकलेट या एक टॉफ़ी भी दे देंगे कि आपने एक अच्छा जनहित का काम किया है, तो उससे मनोबल उनका बढ़ेगा और वो ये सूचना दूसरे लोगों तक भी देंगे। तो हमारे छोटे छोटे से कदम हमें कोरोना से बचाने में काफ़ी योगदान देंगे। दोस्तों, अब ये लग रहा है
कि कोरोना के अब हमारे यहाँ 10 मरीज रह गए हैं, इससे ज़्यादा मरीज नहीं है, तो कोरोना लगभग ख़त्म हो गया है। बहुत सारी भ्रांतियाँ लोग पैदा कर रहे हैं कि नहीं साहब वो कोरोना तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों मुझे ये कहना है कि ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, किसी भी भ्रम में ना पड़ें, किसी भी भ्रम में गलती से भी ना पड़ें। वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना का कोई और इलाज नहीं है। मैं हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ, मैंने देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई थी, चाहे एक ही वैक्सीन लगी थी, उनको गंभीर लक्षण नहीं आए, उनको आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ा। अगर उनको कोरोना भी हो गया तो बहुत ही माइन्यूट से डाइल्यूट से लक्षण आकर वो कोरोना निकल गया। तो दोस्तों हम अपने परिवार को, अपने लोगों को सेव करने में सहायक बने। हम उनको, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी एक साहब ने लिखा है कि बाज़ार खोल के ऐसा लगता है कि जैसे मौत को दावत दे दी है। ऐसा नहीं है, सिस्टम को तो चलाना पड़ेगा, सिस्टम चलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? अगर आप अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी अगर बाज़ार नहीं खुलेंगे? बाज़ार तो खोलने ही पड़ेंगे, लोगों के कारोबार भी चलाने पड़ेंगे, लोगों की नौकरियां भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं चलेगा तो आज जो तनख्वाह देने में व्यापारियों को भी, इंडस्ट्री के लोगों को भी दिक्कत आएगी, तो कहाँ से तनख्वाह दे पाएंगे? इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। मैंने हमेशा ये कहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम पे इतने पैसे नहीं, हम क्या जिम्मेदारी समझें? वैक्सीनेशन तो फ्री हो रहा है, इसमें तो कोई जिम्मेदारी की ज़रूरत नहीं। हम अपने मोहल्ले में घूमकर, अपनी रोड पर घूमकर, घर घर में ये तो देख सकते हैं कि भाई साहब आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, उनको ले जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय है कि हम हर हालत में वैक्सीन लगवाएं। काम तक, जहाँ तक कामों की बात है, हम भी लगातार सारे काम शुरू कर रहे हैं। नगर निगम के, स्मार्ट सिटी के काम लगातार शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लेबर क्लास भी है वो भी खाली ना बैठे, उनको भी काम मिले। काम करते समय सिर्फ हमें मास्क का और 2 गज दूरी का ध्यान रखना है। अगर वो हमें ध्यान रख के अगर काम कराते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बाज़ार खोलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाज़ार में अगर दुकान में हमने 20 लोगों की भीड़ बैठा ली, 5-5 लोग लगा लिए, बिना मास्क के बैठा लिए, तो निश्चित रूप से परेशानी आएगी। दोस्तों अगर हम अब भी नहीं सीखे तो शायद हम तीसरी लहर का इंतज़ार नहीं, उसे हम चाहते हैं कि वो तीसरी लहर आए, हम इन्विटेशन दे रहे हैं। तो ऐसा काम ना करें। मेरा सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोग वैक्सीन कराएं। बहुत सारे मिथ हैं वैक्सीनेशन को लेकर। कोई कह रहा है साहब इससे जो है वैक्सीनेशन अगर करा लेंगे तो युवाओं में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई किडनी खराब हो जाएगी, कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कुछ नए सिम्टम्स आ जाएंगे, शायद चलने में दिक्कत आ जाएगी। कोई कहता नहीं साहब लंग्स हमारे ख़राब हो जाएंगे। पता नहीं कितने मिथ बना दिए हैं। दोस्तों 130 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में लोग हैं, हर तरह के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत सारे अच्छी बातों को कहने वाले भी और नेगेटिव बात करने वाले भी। जहाँ तक सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि नेगेटिव अगर बातें करते हैं तो बड़ी जल्दी उसकी सर्च बढ़ जाती है, लेकिन पॉजिटिव बात करके भी तो देखें, पॉजिटिव बात करने की भी तो कोशिश करें कि हम पॉजिटिव अगर हम बात करते हैं तो क्या हम इस कोरोना को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे आंकड़े हैं। अभी हम लोग रोज़ जितनी हिंदुस्तान में वैक्सीन लगा रहे हैं, बहुत सारे तो कंट्री ऐसे हैं कि इतनी वैक्सीन हम लगा रहे हैं एक दिन में जितनी कंट्री की पॉपुलेशन है, बहुत सारे कंट्रीज़ की। तो हम लोग बहुत तेज़ी से, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, फ्री वैक्सीनेशन दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि समय ऐसा आए कि हम लोग फिर पछताएं कि वैक्सीनेशन जो है वो हो रहा था, वैक्सीन मिल रही थी, लेकिन हम लगवाने नहीं गए। दोस्तों ऐसा सोचने पर मजबूर ना हो कोई परिवार। बड़े बड़ी लोगों ने घटनाएं देखी हैं। अभी मैं परसों ही एक परिवार से मिला था, 2 ही बच्चे हैं, दोनों ने एक ही दिन में अपने माँ बाप को खो दिया। और ऐसी विडंबना थी कि बच्चे को अपने फादर का कोरोना सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोरोना सर्टिफिकेट अगर मिलता तो उसकी बैंक में उसके फादर मैनेजर थे तो उनकी नौकरी उसको मिल जाती। 1 महीने से चक्कर काट रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो कल मैंने उसको सर्टिफिकेट भी दिला दिया, डेथ सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया।
अब उम्मीद है कि उसको जल्दी ही नौकरी भी मिल जाएगी और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए समय की कि एक ही दिन में माँ बाप दोनों को एक साथ खो दिया। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, दर्द भरी घटनाएं हैं। हर परिवार में अगर हम बात करते हैं तो लगभग ऐसे परिवार हैं जो उनका या तो जानने वाला, उनका रिश्तेदार, उनके दोस्तों में, परिवारों में कहीं ना कहीं लोगों ने खो दिया है लोगों को। तो दोस्तों अब दोबारा हम ऐसा संकट ना आने दें, दोबारा हम ये कोशिश ना करें कि ऐसा कुछ हो कि दोबारा से हम कोरोना काल में तीसरी लहर में फंसें। इसलिए वैक्सीनेट कराइए, पूरी ताकत से वैक्सीन लगवाइए। सभी लोग ख़ासतौर से ये भी ध्यान रखें, मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है कि हमारे घर में भी जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ आते हैं, चाहे वो हमारी हाउसमेट्स हैं, हमारे सहयोगी हैं घर में, हमारे ड्राइवर्स हैं, उनका भी वैक्सीनेशन कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक साहब मुझे कल मिले थे, मैं उनके घर गया तो मैं पूछ रहा था भाई वैक्सीनेशन सारा हो गया? बोले हाँ सब हो गया। तो मैंने कहा माता जी तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनका वैक्सीनेशन हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं माता जी तो कहीं बाहर जाती ही नहीं है, वो तो घर में ही रहती हैं, अपना पूजा पाठ करती हैं, घर में ही रहती हैं। अब 75 साल से ऊपर की हो गई हैं तो कहीं जाती नहीं है। दोस्तों अगर कहीं जा भी नहीं रहे हैं हम, लेकिन हमारे घर में बाजार से सामान आ रहा है, हमारे घर में सब्जियां आ रही हैं, हमारे घर में हाउस होल्ड में लोग आ रहे हैं जो हमारे को मिलने आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना हाथ रखते हैं, हमें पता नहीं कि वो कौन सी बीमारी लेके घूम रहे हैं। तो क्या माता जी को वो बीमारी नहीं लग सकती? क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? तो ऐसी मिथ वाली बातें हम ना करें, हम उनको भी वैक्सीनेट कराएं। चाहे हमारे घर में कितना भी बुजुर्ग है उसको भी हम वैक्सीनेट कराएं। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी तरीके से हम लोग करवा लें, क्योंकि ये आने वाले समय में सरकार ये भी प्रयास करेगी कि 12 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन समय से लगे। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो हमारा परसेंटेज है उसको हम बढ़ाएं और वैक्सीन पूरी तरीके से लगवाएं। कल विश्व पर्यावरण दिवस था, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने वृक्ष लगाए, लेकिन सबको ये पता होगा कि ऑक्सीजन की मार हम सब ने झेली है, हम सब ने देखा है। ऑक्सीजन के लिए पूरा भारतवर्ष त्राही त्राही कर रहा था, लेकिन क्या हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए? क्या हमने एक भी प्लांट लगाने का प्रयास किया? दोस्तों मैंने देखा है लोगों को बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छे मैसेज भेजेंगे पर्यावरण दिवस के, लेकिन अगर उनसे बात करो कि भाई साहब आपने कितने पेड़ लगाए, तो भाई साहब हम 10 लोग इकट्ठे होकर गए थे, एक पेड़ लगा दिया। अरे 10 लोग गए थे तो कम से कम 10 पेड़ तो लगाते, 10 लोग गए थे तो कम से कम 50 पेड़ तो लगाते। और पेड़ कौन से लगाए? क्या ऑक्सीजन देने वाला पेड़ लगाया? क्या हमने पीपल का पेड़ लगाया? क्या हमने नीम का पेड़ लगाया, जामुन का पेड़ लगाया, या बरगद का पेड़ लगाया, तुलसा जी का पेड़ लगाया, अशोक लगाया, अर्जुन लगाया? कौन सा पेड़ हमने लगाया? दोस्तों ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे पार्क देखे हैं बरेली में, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, लेकिन ऑक्सीजन वाले अगर पेड़ों की बात करें तो सबसे कम पेड़ लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा चाहत जिस चीज़ की है उस चीज़ के लिए सबसे कम पेड़ लगे हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि जितने भी लोगों ने कल विश्व पर्यावरण दिवस पर अगर पेड़ नहीं लगाए तो कोई बात नहीं है। अभी ये बारिश का मौसम आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन पेड़ लगाना चाहते हो। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बहुत महंगे पेड़ नहीं हैं, लेकिन अच्छे पेड़, और पेड़ लगाने के साथ साथ 1 साल तक उसकी देखभाल ये ज़रूर हम करें। और इस समय सिर्फ हम ऑक्सीजन, जो पेड़ हमें 20 घंटे 22 घंटे जो ऑक्सीजन दे सकते हैं, वो वाले पेड़ हम ज़रूर लगाएं, अपने घर के आसपास लगाएं, उनका संरक्षण भी करें। 1 साल तक उनका संरक्षण करें, क्योंकि 1 साल बाद तो वो अपने आप चल जाएंगे। तो ये भी देखें कि हमने जो पौधे लगाए उसका संरक्षण कैसे होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमने फ़ोटो खिंचवा कर और अपनी पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है विश्व पर्यावरण दिवस की, पेड़ लगाया और चले गए, ऐसे करके हमने पेड़ लगा दिया हो। दोस्तों ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाइए कि अगर आने वाले समय में भगवान न करे कि हमें कोरोना की तीसरी लहर से लड़ना पड़ा तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले। दोस्तों
प्रदीप वर्मा जी लिख रहे हैं कि शायद उनकी सड़क ख़राब है और एप्लीकेशन उन्होंने कहीं जमा कर दी है। मैं वर्किंग डेज़ पर 2 बजे से 4 बजे के बीच में नगर निगम ऑफिस में बैठता हूं। अगर कहीं आपने कोई एप्लीकेशन दी है तो मेरे कार्यालय में दीजिए, और मेरे जो कार्यालय से उस पर मैं नोटिंग करता हूं, उसकी मैंने वहां लिख के भी रखा हुआ है कि उसकी फ्री कॉपी मैं आपको देता हूं, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि उस सड़क की स्थिति क्या चल रही है, उसका एस्टीमेट बन गया है कि नहीं, टेंडर में चली गई है कि नहीं, अगर टेंडर में नहीं गई है तो रीज़न क्या है, टेंडर हो गया है तो काम कब से शुरू होगा, ये सारी जानकारी उसके बाद आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऐसी जगह दी है जहां उस पर कोई मार्क ही नहीं हुआ, उसकी कॉपी आपके पास नहीं है, तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो भी आपने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर जब मार्किंग होती है उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें। मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं कि बरेली में कोई भी सड़क कच्ची ना रहे, पहला प्रयास, और दूसरा जो इतनी टूट चुकी हैं, जो कच्ची जैसी हो गई हैं, वो ख़त्म हो जाएं। ये प्रयास मेरे दिसंबर तक मैं पूरा करने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी नई कॉलोनियाँ भी बन रही हैं। उसमें जिम्मेदारी बिल्डर की रहती है कि वो अपने यहाँ जब प्लॉट बेचें, और सम्मानित ग्राहक भी ये ध्यान रखें कि प्लॉट खरीदने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपके यहाँ सड़क बन गई है कि नहीं बन गई है, सीवर लाइन डली है, पानी की लाइन डली है कि नहीं डली है। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो नक्शा भी पास नहीं कराते, सस्ते में प्लॉट को बेच देते हैं और लोग वहाँ जाकर फंस जाते हैं। रोडें बनी नहीं होती हैं, बाद में सीवर नहीं होता है, कॉलोनी हैंडओवर नहीं होती है नगर निगम के। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर कॉलोनी में हम रह रहे हैं तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो रोड भी बनाए, सीवर भी डाले, पानी भी हमको उपलब्ध कराए। दोस्तों, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक जिम्मेदार शहरी बने। ये देखकर ज़रूर हम अपने प्लॉट वगैरह ख़रीदें कि कॉलोनी बीडीए से अप्रूव्ड है कि नहीं, वहाँ पर बाकायदा हमारा अप्रूवल है या नहीं है, तभी हम जाकर वहाँ लें। वैक्सीनेशन कैंप, जो मेरा कैंप ऑफिस है बड़े डाकखाने के सामने, वहाँ पर हमने वैक्सीनेशन कैंप लगा रखा है, जो सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक चलता है। जो भी लोग 45 साल से ऊपर के हैं वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उनको कहीं स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी आ सकते हैं, उनको भी वहीं स्लॉट देकर और उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी। दोस्तों, हम वैक्सीन लगवाने में सहायक बने, लगाने में कोशिश करें। जितने अभी एक साहब लिख रहे हैं कि साहब कोचिंग खोल दी जाए, बिल्कुल खोल दी जाए, कोचिंग खोलनी भी चाहिए, लेकिन कोचिंग चलाने वाले जितने भी टीचर्स, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 18 साल से ऊपर के जितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते थे, क्या आपने उन बच्चों की ये खबर ली कि उनको वैक्सीन लग गई या नहीं लग गई? क्या ये जिम्मेदारी आपने निभाई? क्या आपने कोशिश करी उनको जानने की? अगर नहीं करी है तो करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी खाली सब्जेक्ट पढ़ाने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सामाजिक भी है, आपकी जिम्मेदारी उनको बचाने की भी है। तो ये देखिए कि आपके यहाँ जितने बच्चे पढ़े हैं, या आपके पास ऐसा डाटा है जो 2 साल 3 साल में बच्चे पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, अगर उनके फ़ोन नंबर हैं तो उनको मैसेज करिए और पूछिए कि आपने अपने आप को वैक्सीनेट कराया कि नहीं कराया। अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद करिए, कहीं कोई समस्या आए तो मेरे यहाँ संपर्क करिए। मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ पूरे बरेली के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए। मेरा एक नंबर है, वो आप लिख लीजिए। अगर किसी को भी वैक्सीन में प्रॉब्लम हो रही हो तो उस नंबर पर फ़ोन करें, निश्चित रूप से मैं आपको वैक्सीनेट कराऊंगा, चाहे वो स्लॉट नहीं मिल रहे हों और या किसी भी तरह की समस्या आ रही हो। तो नंबर आप नोट कर लें, 96-900-1244। इस नंबर पर आप बताइए, आपको वैक्सीनेट कराया जाएगा, वैक्सीन में मदद दी जाएगी। और जिन लोगों को सड़क की समस्या है, जिन लोगों को नाली की समस्या है, जिन लोगों को लाइट की समस्या है, वो लोग आकर नगर निगम में एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि कल से अनलॉक हो रहा है। वो लोग आके एप्लीकेशन दे देंगे तो उनके यहाँ भी निश्चित रूप से काम होंगे। कुलदीप सिंह जी लिख रहे हैं कि बरेली में बहुत जाम लग रहा है, शायद धीरे काम हो रहा है। कुलदीप जी, आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में भी हमने सैटेलाइट का पुल चालू कर दिया। अगले महीने हम लोग चौपला का पुल चालू करने जा रहे हैं।
साइड रोड बन गई है, सारे निर्माण लगातार हो रहे हैं, निर्माण धीरे नहीं हो रहे। कोरोना काल ने थोड़े दिन जरूर ब्रेक लगाया, लेकिन फिर भी हम समय से कार्य पूरे कर रहे हैं, कोशिश पूरी हो रही है। सीवर लाइन आपने देखा था अखबारों में, पहले आप पढ़ते होंगे कि बरेली में धूल ही धूल है, और हमने ये कहा भी था विरोधियों से कि कितना भी कह दो और कितना भी मजाक उड़ा लो कि धूल ही धूल है, लेकिन बरेली अच्छा बनेगा। जब उसी रोड पर आप बनने के बाद चलोगे तो आप कहोगे कि हाँ, ये इसका जो किया है कमाल, वो कमल के फूल ने ही किया है। दोस्तों, मैं यहाँ राजनीति पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 17 सालों में नगर निगम में जो काम नहीं हुए, वो काम हमने करके दिखाए हैं। अभी आप देखिएगा, सैटेलाइट पुल से आगे जितनी रोड बन रही है, आप ऐसी रोड शायद आपने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह की रोड बनी है, जो सीवर लाइन ठीक होने के बाद बनी है। अभी खुर्रम कोटिया वाली रोड है, वो 1 हफ्ते में बनने जा रही है। अगर हम श्यामगंज पुल की बात करें तो वहाँ से लेके डेलापीठ तक का निर्माण कार्य हो रहा है। वहाँ पर खंबे बिजली के पीछे हटने शुरू हो गए हैं, वो रोड भी, उसका चौड़ीकरण होने जा रहा है। अक्षर विहार आपने बरेली में सुना होगा, कई बार बोट चली, कई बार वहाँ कैंटीन चली, लेकिन शायद देखने लायक भी नहीं बन पाया और हमेशा बंद होता रहा। बहुत जल्दी अक्षर विहार का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी अगर आप कभी निकलें तो जाके देखिए ज़रा किस तरीके से बना है, कैसे हमने उसको इको फ्रेंडली बनाया है। उसमें जो हट बनाई हैं वो इको फ्रेंडली बनाई हैं कि लोग वहाँ पर फैमिली के साथ जाके बैठ सकें, लोग वहाँ जाकर देखें कि बरेली स्मार्ट कैसा बन रहा है। दोस्तों, लगातार हम काम कर रहे हैं बरेली के लिए, बरेली की अच्छाई के लिए, बरेली के परिवारों के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप सुखबीर सिंह लिख रहे हैं कि साहब मुझे कोचिंग लेनी है, कबड्डी की कोचिंग लेनी है या किसी और भी गेम की कोचिंग लेनी है, तो अब लगातार स्टेडियम भी खुल रहा है, वहाँ पर आप जाके बात कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप बताइए, उस आपकी समस्या को हम ख़त्म कराने का प्रयास करेंगे, आपको कोचिंग भी दिलाएंगे। बहुत सारे कोचेज लिख रहे हैं कि साहब हमारी जॉब का क्या होगा। जहाँ पर भी आपकी जॉब लगी है, धीमे धीमे सब खुलेगा, वापस हम उसी जगह आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग वापस उस जगह नहीं आएंगे और कहीं और चले जाएंगे या ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सिस्टम रहेगा। ये एक समय आ रहा था, एक समय आया है जिसको हम सबको फेस करना है, और हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसको फेस किया है। अब अनलॉक का फिर से हमारा शुरू होने जा रहा है कल से, लेकिन हम ये ध्यान रखें, जो मैंने बातें बताई हैं अपने स्टाफ की, अपने दुकान, शोरूम, फैक्ट्री में जितने भी लोग आ रहे हैं काम करने, ये सुनिश्चित करना है कि उनको वैक्सीन लगी हो। अगर उनको वैक्सीन लगी होगी तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ कागजों और किताबों में रह जाएगी, हकीकत में हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम जिम्मेदार बन जाएं। ये जो मिथ है ना, लोग कहते नहीं साहब मेरा तो अभी 19 साल का ही लड़का है, 19 साल की लड़की है, अभी मैं उसको कैसे लगा लूँ, पता नहीं कौन से साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको ऐसा समझा रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे मत जाइए, बहुत सारी नेगेटिव बातें वहाँ मिलती हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें मिलती हैं। लगातार नेगेटिव बातें करने का एक भंडार वहाँ बना हुआ है। उन बातों पर, उन मिथ पर मत जाइए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, एक्सरसाइज करिए और वैक्सीन ज़रूर लगाइए, वैक्सीन ज़रूर लगाइए। अभी ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन बहुत महंगी लग रही है। दोस्तों, अभी हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो वैक्सीन लगनी शुरू ही नहीं हुई है। एक आध हॉस्पिटल हैं शायद जिन्होंने कोई टाई अप किया है। तो आपको ज़रूरत क्या है प्राइवेट अस्पताल में जाने की, जब गवर्नमेंट आपको फ्री दे रही है। यहाँ हमारे विधायक जी के यहाँ भी कैंप ऑफिस लगा हुआ है, कैंप ऑफिस में वैक्सीनेशन हो रहा है, मेरे कैंप कार्यालय में वैक्सीनेशन हो रहा है, हम सारा कुछ फ्री करा रहे हैं। तो जब फ्री उपलब्ध है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मत जाइए कहीं किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट का संकल्प है सबको फ्री वैक्सीनेशन देना, तो आप फ्री वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ हो रहा है वहीं पे जाइए। और सभी जगह लगभग मेरी जानकारी में सिर्फ 1 या 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर पैसे देकर वैक्सीन लग रही है, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप जाइए। गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग उतनी संख्या में पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वहाँ पहुँचिए और वैक्सीन लगवाइए। कहीं कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
कॉलेज खोलने की शहबाज जी बात कर रहे हैं, कॉलेज ज़रूर खोलेंगे, जल्दी जल्दी खुलेंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सीनियर स्टाफ को बुलाया गया है और मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हालांकि ऑनलाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है, स्टूडेंट्स को आदत नहीं थी ऑनलाइन पढ़ने की। मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग ये वैक्सीनेशन वाला ड्राइव मिलके चला देंगे तो वो दिन भी दूर नहीं, हम लोग शायद 1 वीक या 2 वीक बाद कॉलेज भी जा सकेंगे, कॉलेज भी खुल सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, क्योंकि मैं तो कॉलेज स्कूल वालों से भी ये निवेदन करूँगा कि 18 साल से ऊपर का अगर कोई भी बच्चा उनके यहाँ पढ़ता है तो जब तक उसको वैक्सीन लगी हुई का सर्टिफिकेट ना देख लें, उसको अलाउ ही ना करें कॉलेज के अंदर। शायद हम ऐसे कुछ कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग वैक्सीन लगवा लेंगे। बरेली में एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं। सब कुछ खुलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए, सब कुछ खोलने के लिए हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, तो हम लोग उस जिम्मेदारी को निभाएं। अगर हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रा हम बना रहे हैं तो अच्छी इंडस्ट्री भी यहाँ आएगी। जो बच्चे बरेली से बाहर जाते हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग यहीं काम कर पाएंगे। वही इंफ्रा हम लोग बना के दे रहे हैं। आपको आने वाले सालों में बरेली बहुत बदलता हुआ दिखाई देगा और कभी दिल पे हाथ रख के घूम के देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि बरेली बदल रहा है, बरेली बदल रहा है, बरेली आगे बढ़ रहा है। सुभाष नगर पुलिया की जहाँ तक बात है कि सुभाष नगर पुलिया पर पानी भर जाता है, तो दोस्तों ये मेरा संकल्प भी है कि वहाँ पर पुल बनेगा। आपको शायद इस बात का पता होगा, हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी डाला था कि हमने स्मार्ट सिटी में सुभाष नगर की पुलिया के ऊपर पुल जो है वो स्वीकृत कर दिया है। उसकी प्रक्रिया जारी हो गई है। बहुत जल्दी उसकी टेंडर प्रक्रिया होगी और वहाँ पुल निर्माण शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कि आज़ादी के बाद से हमारी सबसे बड़ी जो मांग रही है वो सुभाष नगर की पुलिया के ऊपर पुल की रही है और निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी बारिश ख़त्म होने तक मुझे लगता है सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम पुल निर्माण होते हुए भी हम लोग देखेंगे और उस पुल पर चल के भी हम ही लोग देखेंगे। दोस्तों स्टेशन रोड की बात कर रहे हैं कि स्टेशन रोड कब ठीक होगी, तो आज के अखबारों में ही आपने देखा होगा। कल हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, मैं स्वयं और हमारे आयुक्त महोदय, नगर आयुक्त महोदय, सभी लोगों ने कल शुभारंभ करा दिया है गांधी उद्यान पर। वहाँ से ये रोड बननी शुरू होगी, गांधी उद्यान से शामतगंज पुल तक और गांधी उद्यान से चौकी चौराहा होते हुए स्टेशन तक काम शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ये रोड भी पूरी बन जाएगी। संजय नगर की जो रोड है उस पर भी लगातार काम चल रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले वो सीसी रोड नहीं थी, डाबर की रोड थी, तो उस पर पानी पड़ता था, वो हमेशा टूट जाती थी। लेकिन इस बार हमने उसको इसीलिए सीसी रोड बनाया क्योंकि पानी अगर उस पर आए तो वो कभी टूटे ना। कम से कम सीसी रोड की जो लाइफ होती है वो मिनिमम 10 से 20 साल तक होती है। तो ये रोड संजय नगर की तो अब ऐसी बनने जा रही है कि जहाँ पर कभी भी रोड टूटने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मीनाक्षी अग्रवाल ने लिखा है कि उन्होंने विडो हैं वो और उन्होंने फॉर्म भरा था और शायद उनको पेंशन नहीं मिली है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो मेरे ऑफिस में आइए, निश्चित रूप से आपको पेंशन मिलेगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको दूर कराएंगे। स्कूल फीस का ईवीएस सिस्टम है। स्कूल फीस अगर आप के बच्चे हैं और वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप विकास भवन में वहाँ जाकर अप्लाई कर सकती हैं। आपके बच्चों की फ़ीस टोटली माफ़ होगी। ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। किसी भी स्कूल में बच्चे को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं और उसकी फ़ीस 0 फीस होगी। उसमें भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो मेरे कार्यालय में आके आप अपनी एप्लीकेशंस जो बनाई हों वो दे दीजिए। आपके बच्चों की पढ़ाई और आपकी पेंशन सारी चीज़ हम आपके काम करा देंगे। जॉब फेयर की बात कर रहे हैं यूथ के लिए, तो अभी लास्ट ईयर ही हमने एक जॉब फेयर लगवाया था बरेली में और काफ़ी बड़ा जॉब फेयर था। उसके बाद इस साल से अभी कोरोना चल रहा है। अभी ये कोरोना ख़त्म हो जाए, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर से एक जॉब फेयर लगवाएंगे। काफ़ी बड़े स्तर पर लगाएंगे जिससे कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सकें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी आप जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जो जैसे भी हमारा
जॉब फेयर लगेगा तो उसमें आप तक सूचना भी पहुंचेगी। सूचना हम पेपरों के माध्यम से भी देते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देते हैं। आपको जानकारी जैसे ही मिले तो उसमें संपर्क करें और अपने आप को रजिस्टर करें। बहुत जल्दी हम लोग जो है लगाएंगे। बहुत सारे मुझे गुड विशेस भी दे रहे हैं, मुझे बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं राजनीति में, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे आपने मेयर बना के मौका तो दिया ही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी मेरे से पहले जो 17 साल का कार्यकाल मेयर का रहा है उसको भी देखा है, और मैंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल को भी देखा है। कंपैरिजन करने के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं कि जितने काम हमने इन 3.5 साल में कराए हैं इतने काम पिछले 17 सालों में नहीं हुए। अगर हम बजट की बात करें तो कई हज़ार करोड़ अब तक हम खर्च कर चुके हैं लगातार सिर्फ बरेली के लिए। अगर आप देखें तो कुछ एरिया ऐसे थे जो कंजादासपुर एयरपोर्ट के पास और हमारा नगरिया परीक्षित, ये एरिया ऐसे थे जहां आज भी आज़ादी के मतलब इतने साल गुजर गए, पीने का पानी नहीं था। हमने वहाँ पीने के पानी की दोनों जगह सेंक्शन करी है। दोनों जगह अब पीने का पानी का पाइपलाइन, वहाँ ओवरहेड टैंक्स सब बनने जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को भी स्वच्छ पानी मिल सकेगा। दोस्तों, मैं प्रतिबद्ध हूँ हर व्यक्ति के लिए, बरेली के लिए। जहाँ पर देखिए, मैं आपको एक दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट ख़राब है, हमारे यहाँ रोड ख़राब है, हमारे सभासद सुनते नहीं हैं, हमारे पार्षद सुनते नहीं हैं। तो मैंने जो आपको नंबर दिया है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नगर निगम की किसी भी परेशानी के लिए ये मेरे ऑफिस का मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन दी है तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। उसका नंबर आप दोबारा से नोट करिए, 96-900-1244। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 96-900-1244। इस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का हल होगा। ओपन जिम हमने लगाए हैं, बहुत सारे पार्कों में ओपन जिम लग गए हैं। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जो अपनी सेहत उस पर यूज़ करके बना रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और दोस्तों, एक बार हमारे दिमाग में कई बार ये मिथ भी हो जाता है कि ये तो शायद बीजेपी के मेयर हैं, हमारा पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, हमने तो किसी और पार्टी को सपोर्ट किया था। दोस्तों, जब आपने मुझे मेयर बना दिया तो वो पूरे बरेली का मेयर बनाया है, हर व्यक्ति के लिए मेयर बनाया है। इसलिए आप ये सोच बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें। अगर कोई भी आपको इस तरह की बात करता हो तो उसको ये बता दें कि वो मेयर सबके हैं, काम सबका होगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम होकर रहेगा। अगर कहीं पार्षद जी से कोई दिक्कत आ रही है तो सीधे मुझसे संपर्क करें, उस दिक्कत को दूर करने का हम काम करेंगे। सेजल गुप्ता जी ने लिखा है, जो इज्जत नगर में गैंगरेप हुआ है उसके बारे में, बहुत ही विभत्स घटना है और ज़बरदस्त कार्रवाई उस पर हो रही है। और वो लोग याद भी रखेंगे, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाएगा, जिससे कि तत्काल जल्दी से जल्दी उन लोगों का डिसीजन भी आ जाएगा और ऐसी सज़ा मिलेगी कि जीवन भर दूसरे लोग भी याद रखेंगे। दोस्तों, इस तरह की विभत्स घटनाएं होने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं हैं, जो लोग, उनकी अपनी अपनी सोच है। अनूप जी लिख रहे हैं कि बरेली को एम्स की ज़रूरत है। बरेली में एम्स भी बनेगा। बरेली के पास ही में मेडिकल कॉलेज बदायूं में बन गया है, सरकारी मेडिकल कॉलेज। बरेली में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से एम्स के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि हमें भी बरेली में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज दिया जाए जो एम्स स्तर का हो, या एम्स का ही अगर हमें एक मिल जाए तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। वैक्सीनेशन सभी के लिए ओपन है हमारे कैंप कार्यालय में, जो बड़े डाकखाने के सामने है। उसमें कोई भी आकर अपना आधार कार्ड लेकर आएँ, और ख़ास तौर से जो प्राथमिकता हम दे रहे हैं वो जो 45 साल या उससे ऊपर के लोग हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं कि वो लोग ज़रूर आएँ। अगर युवा आना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को या अपने दादा दादी को ज़रूर लेके आएँ जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो युवाओं को भी लगेगी और बुज़ुर्गों को भी लगेगी, या 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी लगेगी। कोई भी लोग वहाँ आ सकते हैं।
संजय नगर के बारे में मैंने बता ही दिया है। जॉब के बारे में अब धीमे धीमे अनलॉक शुरू हो जाएगा, तो जॉब जिनकी अगर छूट गई है तो उनको भी जॉब मिलेगी। रोज़गार मेला भी लगेगा, रोज़गार कार्यालय में हम अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। दोस्तों मैंने देखा है, एक साहब मेरे पास आए थे कि साहब मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे नौकरी चाहिए। तो मैंने कहा यार अभी किस तरह की, वो भाई साहब कोई भी ऑफिस में नौकरी मिल जाए। हमने कहा ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो ऑफिस में मिल जाए? बोले नहीं भाई साहब मैं काम कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, कंप्यूटर थोड़ा सा चला लेता हूँ। तो हमने पूछा शॉर्ट हैंड आता है? बोले नहीं आता है। तो हमने कहा सेक्रेटरीट ऑफिस सेक्रेटरीट का कोर्स किया है? बोले नहीं किया है। तो हमने कहा ऐसी कौन सी विशेष चीज़ आपको आती है ग्रेजुएट करने के बाद जिससे कि आप ऑफिस में एक अच्छा सा काम कर पाएँ? क्या अकाउंटेंसी का वर्क सीखा है? कि वो भी नहीं सीखा है। तो हमने कहा भाई फिर ऑफिस वाली नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो या तो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से अगर कोई बाहर सेलमैनी के लिए हो सकता है शायद मिल जाए, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि नहीं भाई साहब ऑफिस में चाहिए जहाँ थोड़ा एसी वेसी चलता हो, वहाँ हम काम करेंगे। दोस्तों हमें नौकरी चाहिए या हमें आराम चाहिए? नौकरी की हमें ज़रूरत है या हम बहाने ढूंढ रहे हैं? जिसको काम चाहिए होता है वो काम में बहाने नहीं ढूंढता, वो 24 घंटे तैयार रहता है कि मुझे कोई भी काम मिले, मुझे कोई भी काम मिले, मुझे काम करना है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो काम तो मांगना चाहते हैं, नौकरी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन आराम गिरदी की ऐसी जिसमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े, एक बढ़िया टेबल बढ़िया चेयर मिल जाए और उस पर बैठ के हम सुबह से शाम तक आराम करें, मोबाइल पे फेसबुक या कुछ अपना सोशल मीडिया देख लें या यूट्यूब देख लें और बस घर चले जाएं। दोस्तों ऐसी नौकरियां आप सपने में हैं, अब ऐसी नौकरियां कहीं हैं नहीं। अगर आप पूरी ताकत से तैयार हैं काम करने के लिए, अपनी ईगो को घर पे रख के आने के लिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में ईगो बहुत होती है। अरे साहब मुझे उन्होंने कैसे कह दिया काम करने के लिए, मुझे दूसरे आदमी ने कैसे कह दिया काम करने के लिए। दोस्तों काम करने के लिए जब आपको कहा जाएगा आपको हर तरह के काम करने पड़ेंगे, इसलिए ईगो को अपने घर पर रख के जाएं, काम करें। काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अच्छे लोगों की कमी है जो डेडिकेशन के साथ काम कर सकें। प्रशांत जी कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड है पर लिस्ट में नाम नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो मेरे ऑफिस में संपर्क करें, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं है तो आयुष्मान कार्ड आ कैसे गया आपके पास, और अगर आ गया तो लिस्ट में कहीं नाम मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है, तो हम चेक करा देंगे और आपकी इस समस्या को दूर करेंगे। कुतुब खाना फ्लाईओवर के बारे में बात कर रहे हैं कि कुतुब खाना फ्लाईओवर कब बनेगा। दोस्तों मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि कुतुब खाना फ्लाईओवर व्यापारियों की रजामंदी के साथ ही बनेगा। व्यापारियों से हमारी बातचीत हो रही है, उनकी कुछ शंकाएं दूर की गई थी, अभी अनलॉक हो जाए उसके बाद हम एक बार व्यापारियों से फिर बात करेंगे, और व्यापारी लोग उस क्षेत्र के लोग चाहेंगे तो हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी से भी हम बात करेंगे, शहर विधायक जी से भी बात करेंगे। बात करके जैसा भी हल होगा वो निकलेगा, किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा। आप लिख रहे हैं कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाए। दोस्तों अभी जहाँ पर कैंप लग रहे हैं वहाँ तक तो लोग जा नहीं पा रहे हैं, अभी डोर टू डोर जाएंगे लोग लेके और पता लगेगा आप घर से ही नहीं निकल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए कैंप लग रहे हैं, आप उन कैंप में पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंप पहुँचें और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। मणिनाथ एरिया के बारे में बात करें, ऐसा प्लान क्या है। मणिनाथ की लगभग सारी रोडें, क्योंकि वहाँ पैदल मैं मणिनाथ के क्षेत्र में घूमा हूँ, लगभग सारी रोडें वहाँ बन चुकी हैं। रेलवे लाइन के बराबर में एक रोड है जो शमशान भूमि को जाती है, उस रोड को छोड़कर मुझे लगता है कि कोई भी रोड मणिनाथ में ऐसी नहीं है जो रह गई हो। फिर भी अगर कोई रोड रह गई है तो उसके बारे में मेरे को लिख के दें, निश्चित रूप से हम उस रोड को भी बनाएंगे। स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। अरे साहब मेरा ये कहना है कि जो वैक्सीन अवेलेबल है पहले वो तो लगा लीजिए, दूसरी वैक्सीन है वो आ जाएगी। जिस दिन अखबारों में ये आना शुरू हो जाएगा कि डेली हम 100% का लक्ष्य अपना पूर्ण कर रहे हैं, 100% का जो लक्ष्य हमारा वैक्सीन लगाने का है उसको हम पूर्ण कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्पुतनिक भी आएगी और भी जितनी भी तरह की वैक्सीनें होंगी वो भी बरेली में आएंगी। लेकिन हम कोशिश करें कि हम वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाएं, एक जन जागरण चलाएं। मेरा तो सब युवाओं से आग्रह है कि आप लोग
बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन एक काम ये भी कर लीजिए, समाज के लिए एक काम कर लीजिए, फ्री सेवा है, लेकिन लोगों के घर घर तक जाइए और उनको वैक्सीनेशन ड्राइव जहाँ पर भी चल रहा है, जहाँ पर भी कैंप लगे हैं, वहाँ तक लेके जाएं और उनको वैक्सीनेट कराइए। ये आपका एक कदम, ऐतिहासिक कदम होगा इस शहर के लिए, इस समाज के लिए और अपने देश के लिए। तो इसमें योगदान दीजिए, मेरा सभी युवाओं से कहना है। लोग पूछ रहे हैं कि कॉलेज के एग्ज़ाम कब से होंगे। कॉलेज के एग्ज़ाम, कॉलेज खुलेंगे तो एग्ज़ाम भी होंगे, खुलने का इंतज़ार करिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आपकी जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसको आप जारी रखिए, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। निश्चित रूप से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अच्छे से जब भी एग्ज़ाम होगा आपकी पूरी तैयारी होगी, आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइक इंक्लेव में लिख रहे हैं कि साहब कोई सफाई कराने की बात है, वहाँ समस्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको नंबर भी दे चुका हूँ। इस नंबर पर फ़ोन करिए, अगर कोई भी समस्या नगर निगम से रिलेटेड है वो आपकी समस्या दूर की जाएगी। आप उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने पास रख सकते हैं, आप उसके व्हाट्सएप डिटेल अपने पास रख सकते हैं, जिससे किसी को कहने का ये मौका भी नहीं मिलेगा कि नहीं साहब आपने फ़ोन नहीं किया या हमारे पास फ़ोन नहीं पहुँचा। तो आप इस नंबर पर करिए। और बरेली में आईटी सेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग निर्माण कर रहे हैं, अभी बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। आईटी के एक पुणे में सेंटर चलाते हैं, काफ़ी बड़ा, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। अभी उन्होंने बरेली में 200 सीट का एक सेंटर, जो खाली कॉल सेंटर नहीं होगा, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ उनकी जो हेल्प डेस्क रहती है उस तरह की चीज़ें, और वहाँ पर सॉफ्टवेयर पर काम सिखाना और काम करवाना, उसके लिए एक बड़ा सेंटर 200 सीट का जल्दी से बरेली में आने जा रहा है। वो जो पुणे में जो कंपनी है उनमें बरेली के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बरेली के लिए भी कुछ हो, तो मैं भी उनको यथासंभव मदद कर रहा हूँ। तो आईटी सेक्टर में बहुत जल्दी हमें एक बड़ा सेंटर बरेली में मिलेगा। दोस्तों लोग बड़े बाईपास पे कह रहे हैं कि शायद वहाँ लाइट नहीं है। बड़े बाईपास की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे की है, नेशनल हाईवे वहाँ पर लाइट प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर वहाँ लाइट जहाँ पर भी अगर लगी होंगी, जो उनके प्रस्ताव में होंगी, वो लाइट अगर ख़राब होंगी तो उन्हें ठीक कराने के लिए मैं उनको कहूँगा, और अगर कहीं लाइट लग सकती होगी तो वो भी मैं उनसे प्रयास करूँगा। लोग कह रहे हैं कि साहब एक बार अतिक्रमण अभियान फिर से चलाया जाए, उसकी फिर से ज़रूरत है। तो दोस्तों अतिक्रमण अभियान कैसा चला था ये तो आपने देखा ही है। एक बार इतना ज़्यादा चल गया कि उससे काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, काफ़ी लोगों को मतलब लगभग अगर मैं कहूँ तो 70% से ज़्यादा ऐसी आबादी है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई थी। मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि हम स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, ऐसा हम कोई काम ना करें कि जिससे अतिक्रमण हो। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस समय बारिश का सीज़न आ रहा है, और बारिश में हम खाली कोरोना की ही बात नहीं है, अभी एक डेंगू का जो सीज़न है वो भी शुरू होने जा रहा है। उसमें भी हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम लोग ये जिम्मेदारी रखें कि हमारे घर में कहीं भी जल भराव ना हो, किसी भी तरह का जल भराव ना हो। गमले में भी अगर हम पानी डालें तो उतना ही डालें जितनी गमले में ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार गमले में ज़रूरत है पानी डालने की तो उससे ज़्यादा 2-2, 3-3 इंच तक गमला भरा रहता है। फिर वो पानी 3-4 दिन लगते हैं उसको, पानी को, गमले को सूखने में, तो वो पानी का जमाव वहाँ भी होता है। हमें इतना ध्यान नहीं रहता कि ये भी शायद हमें डेंगू की बीमारी दे सकता है। घर पर छत पर जहाँ हमारी पानी की टंकी है वहाँ थोड़ा बहुत पानी पड़ा रहता है, वो पानी बहुत टाइम तक पड़ा रहता है, वहाँ से भी डेंगू के उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी जो भी जगह हमारे घर या आसपास हो, क्योंकि घर में छत पर ज़रूर, गमलों में ज़रूर, और कूलर वगैरह जो हों उनमें पुराना पानी ना हो, अगर ऐसी जगह हों तो उनको भी हम ठीक कर लें, क्योंकि हम एक बीमारी से ठीक हों और दूसरी बीमारी का आगमन भी ले आएँ वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में डेंगू का सीज़न आ रहा है तो उसका भी हम कोशिश करें कि वो हमें डेंगू के भी हम शिकार ना हों। अगर थोड़ा बहुत भी हमें लगता है कि हमारे कोई सिम्टम हैं तो तत्काल हम डॉक्टर को संपर्क करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बारे में आपने पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ऑलरेडी उसकी बाउंड्री वॉल बन गई है, सड़क का निर्माण चल रहा है,
प्लांट का काम शुरू हो गया है। 3 महीने का समय CNDS को दिया गया है। कोरोना से ज़रूर हम लोग 1 महीना पीछे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर एंड तक हम इसको प्लांट के कार्य को पूरा कर लेंगे। बाकरगंज में भी जो कूड़ा का पहाड़ अखबारों में हमने अक्सर देखा है, उसके भी टेंडर हो गया है और उसको भी हम लोग हटाने का जो कार्य है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है अगले महीने तक वहाँ मशीनें लग जाएंगी और वहाँ का कूड़ा हटना शुरू हो जाएगा। करीब लगभग 2.5 साल ज़रूर लगेंगे, लेकिन 2.5 साल में वो पहाड़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आपने अरसाना रेजिडेंसी की रोड के बारे में लिखा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं की भी रोड हो, कोई भी समस्या हो, दोस्तों कई बार हमें लगता है कि हमने सोशल मीडिया पे एक मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया या फेसबुक पे मैसेज कर दिया और हमारी समस्या दूर हो गई। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको एप्लीकेशन तो एक देनी ही पड़ेगी। आप एप्लीकेशन दीजिए, क्योंकि एक सिस्टम में वो आ जाता है और उसके बाद अगर आपने उसकी एक्नॉलेजमेंट आपने उसका ले रखा है तो आप उसको फिर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर काम करें कि अब अनलॉक हो रहा है तो हम नगर निगम में मेरे ऑफिस तक वो एप्लीकेशन दें, क्योंकि मैं ये दिखवाऊंगा कि वो रोड कैसी है। अगर वो रोड बनने लायक है तो ज़रूर बनेगी, आप ये विश्वास रखिए कि 100% बनेगी। बरेली में सिटी बस की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें हमें दी हैं, बैटरी चालित बसेस हमें दी हैं। उसके स्टेशन का बस स्टेशन का निर्माण का कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी बरेली में बैटरी युक्त आपको दिखाई देंगी घूमते हुए, बसेस घूमते हुए दिखाई देंगी बहुत जल्दी ही। इज्जत नगर में लिख रहे हैं लोग कि साहब मिनी बाईपास पर लाइट नहीं है। मिनी बाईपास पर मेरे ख्याल से लाइट तो लगी हैं, लेकिन शायद कोई ख़राब हो गई हो, तो मैं उसको चेक कराऊंगा कि लाइट वहाँ पर क्यों नहीं जल रही है। उसको दिखवा के मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा। दोस्तों, इंडस्ट्रियल हब की जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री ऑलरेडी है। कोशिश हम कर रहे हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि जो उनको और अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके और भी इंडस्ट्री यहाँ पर आ सके, जिससे यहाँ के युवाओं को यहीं नौकरी मिल जाए। लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बरेली में एक ऐसा शहर लोगों को दे पाएँ कि इंडस्ट्री के लोग हों या यहाँ के रहने वाले लोग हों, सब लोग कहीं भी जाएं तो वो गर्व से कह सकें कि मैं बरेली का निवासी हूँ। बरेली सिर्फ झुमके के लिए ना जाना जाए। आने वाले समय में अगर बरेली जाना जाए तो बरेली अच्छी रोडों के लिए भी जाना जाए, बरेली अच्छी बिल्डिंगों के लिए भी जाना जाए, कूड़ा मुक्त बरेली जाना जाए, लाइट युक्त बरेली जाना जाए, अपराध मुक्त बरेली जाना जाए। उसके लिए हम काम करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम काम करेंगे, क्योंकि ICCC जो हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर जो हमारा लग रहा है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, तो जो अपराधी आज अपराध करके भागते हैं, जो अपराधी हमारी माताओं और बहनों से चैन खींच के भाग जाते हैं, उनके साथ छेड़खानी करके भाग जाते हैं, लूट करके भागते हैं, ऐसे सब अपराधियों पर नकेल कसने जा रही है। जुलाई एंड तक ये हमारा प्रोजेक्ट लगभग शुरू हो जाएगा और उसके बाद कोई भी अपराधी इस बरेली शहर में अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा, बरेली अपराध मुक्त होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी ये कंट्रोल कमांड सेंटर शुरू हुए हैं वहाँ पर अपराधों में पहले ही महीने से 70% की गिरावट आई है। तो दोस्तों, हम लोग हर गली, हर रोड, चप्पे चप्पे पर कैमरे लगा रहे हैं, सब जगह निगाह होगी। और आपको पता होगा कि चुनाव में मेरा ये वादा था कि बरेली हर जगह से कैमरा युक्त होगा और बरेली में हम लोग अपराध होने नहीं देंगे। दोस्तों, दोनों काम हो रहे हैं, सारे काम लगातार हो रहे हैं। आप मुझे पॉलिटिकली बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद आपका करता हूं दिल से। जितने भी लोग हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। जो लोग आज मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना महामारी के इस दौर में हम अपनी भूमिका ज़रूर निभाएंगे। हम सभी मिलकर कोरोना में वैक्सीन को लेकर पूरी ताकत से अपने गली में, अपने मोहल्ले में, हर जगह जहां हम व्यवसाय में, अगर व्यापारी हैं तो चाहे दुकान में या फैक्ट्री में, हर जगह हम जागरूकता कराएंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि हमारे सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। आप सबका आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।